फ्रेंड, ये रुटेरिया का तीसरा और चौथा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन है? चलिए, ऑप्शन सी, दिलीप सिंह को वार्षिक पेंशन 2,50,000 नहीं मिला था। उनको, दिलीप सिंह को वार्षिक पेंशन 5 लाख रुपया मिला था। पहला देख लेते हैं। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। बिल्कुल सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया? तो किस वर्ष से लेना शुरू किया? तो 1889 से, 1889 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए हुम के द्वारा किया गया था। देखिए, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये दूसरा अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। और 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके अध्यक्ष जॉर्ज उले थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1917 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट थी। और 1925 में कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? चलिए देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो 1909 में हुआ था। जालियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी ने इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को आया था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल कराची अधिवेशन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य है। बाल गंगाधर ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा दिए थे। मास्टर दा के नाम से मास्टर सूर्य सेन को जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? मातंगनी हजारा को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले की प्रमुख पुस्तक गुलामगिरी है। भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति की अध्यक्षता किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, तो पहले इसके जो सुल्तान थे वो कौन थे? खिज्र खां। और उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, और लास्ट में कौन बने थे? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो खिज्र खां के द्वारा हुआ था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
रुद्रामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, तो इसमें जो सही कथन है केवल एक, रानी रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS शब्द का अर्थ क्या है? एक ऐसा सराय, एक ऐसा स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, लिखा हुआ है इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। ये बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश में नहीं, किसने किया था? तब बलबन ने सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा चलाई थी। सिजदा में दंडवत प्रणाम किया जाता था, जबकि पैबोस में सम्राट के पैर को चूमकर अभिवादन किया जाता था। चलिए अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन में है बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। ये बिल्कुल गलत है। ये जो चांदी का टंका और तांबे का जित्तल इल्तुतमिश ने शुरू किया था, प्रचलित किया था। पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इक्ता प्रथा के अगर समाप्त करने की बात कहें तो बलबन ने समाप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम दिया हुआ है? देखिए, तो इसका देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि गुप्त शासन का गुप्त वंश का स्थापना की बात करें तो गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त किया गया था। गुप्त वंश में जो एक प्रसिद्ध शासक है उनका नाम समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। चलिए इसका देख लेते हैं। भुक्ति विषय विधि ग्राम, भुक्ति विषय विधि ग्राम, ये प्रशासनिक विभाजन हो जाएगा। और गुप्त वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, श्री गुप्त ने। एक बात और याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी वंश के एक शासक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला के वैश्य शैली का उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, देखिए भारत में 3 तरह की मंदिर शैली हैं, नागर, वेशर और द्रविड़ शैली। नागर शैली उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, वेशर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये एक नाटककार थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। देखिए प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जबकि संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज के संदर्भ में कुछ कथन दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। देखिए पंचायती राज के बारे में कुछ कथन दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। उसमें सत्य कथन कौन है? इसमें सत्य कथन है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है ना 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। पंचायती राज दिवस की बात करें तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार भारत में पंचायत की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और दूसरा जो राज्य में स्थापना हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखिए
राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है जो 25 वर्ष होती है। पंचायती राज का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। नगर पालिका के बारे में बात किया गया 12वीं अनुसूची में, उसमें 18 विषय हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस अनुसूची में वर्णित है? तो पहले देख लेते हैं सब ऑप्शन को। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अगर बात करें कि जो अनुसूचियों की संख्या है कितनी है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 12 है। चलिए समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा था। कितने भाषा था? तो मात्र 14 भाषा था, है ना। लेकिन जुड़ते जुड़ते भी वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 14 वर्तमान में 22 हो गए हैं। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, एक राज्य सूची। ये तीनों अनुसूची का बात किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। तीनों सूची का बात किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में बात किया गया है। 6ठी अनुसूची की बात करें, 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो 5वीं अनुसूची में वर्णित है। किसमें? 5वीं अनुसूची में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, इसका जो 17 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा पूछ रहा है। वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है, क्योंकि इसी में ही 3 अनुसूची है। 3 सूची है। कौन कौन? एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है ना, 7वीं अनुसूची में किया गया है। चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है? क्षमादेश जारी किया जा सकता है। क्या जारी किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, क्षमादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है ना, क्षमादेश। देखिए, बात करते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अगर मूल संविधान में बात करें तो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। देखिए, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य ही जुटे थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार जुटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में किया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य की बात किया गया। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 है और उससे ये लिया गया है, ठीक है। चलिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में
वर्तमान में जो मूल अधिकार है कितने हैं, तो 7 है। और मूल संविधान में वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6। और मूल संविधान में कितना था, तो 7 था। हटा कौन, तो संपत्ति का अधिकार हटा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। भारतीय मानक ब्यूरो। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। नीचे दिए गए 4 युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, उसी को देखना है। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए, सुख वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, बिल्कुल सही है ये। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, ये कहाँ है, तो शिमला में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए कैसे कैसे कोयला खनन की घटना यानी स्थापना हुआ, उसे देख लेते हैं। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 ईस्वी में हुआ। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना 1975 में हुआ। कब हुआ, 1975 में, ठीक है ना। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC का स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान। राजस्थान का खेती तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पीतल, पीतल कॉपर और जिंक से बना होता है। कांसा की बात करें तो कांसा कॉपर और टीन से बनता है कांसा। डिडवाना और सांभर झील राजस्थान का झील है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। नगरीय पूछ रहा है, तो 31.2% नगरीय जनसंख्या था। भारत में सर्वाधिक घनत्व की बात करें, घनत्व वाला राज्य की बात करें तो वो कौन है, बिहार। और सर्वाधिक कम घनत्व वाला भारत का जो राज्य है वो कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ प्रति व्यक्ति कितना रहते हैं, तो 17 लोग ही रहते हैं। और बिहार में कितना रहते हैं, 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1106। देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में और राज्य में, ठीक है ना। सर्वाधिक कम जनसंख्या की बात करें राज्य में तो वो कहाँ है, सिक्किम में। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। कौन सा रॉकेट किस सिद्धांत पर, कोई निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड करने के लिए बात करें तो सिस्मोग्राफ को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी तीव्रता मापते हैं रिक्टर स्केल पर, लेकिन सिस्मोग्राफ को भूकंप के तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर। और किस स्केल पर मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पर। सोलर सेल किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके बने होते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के मिले होते हैं, शामिल होते हैं, और इसका pH मान 4.5 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। 7 में उदासीन होता है और 7 से कम को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और 7 से अधिक रहता है उसे क्षार बोला जाता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, किसका किया जाता है, रोडियम को। सोडियम, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। थोरियम, थोरियम मोनोजाइट का यस्क है। मोनोजाइट मिट्टी केरल में पाया जाता है और मोनोजाइट मिट्टी से ही थोरियम की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म पोषक को
पोषक जो शर्करा के परिवहन, सी कैल्शियम प्लस प्लस के उपयोग में कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो कौन हो जाएगा? तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? फास्फोरस। किसी खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? अंडा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? किसमें? अंडा में। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। और प्रोटीन को बॉडी मेकर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। देख लेते हैं। पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, गलत दिया हुआ। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी दिवस, मृदा दिवस की बात करें तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीट विज्ञान का शाखा। एंटोमोलॉजी में कीट का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन। माइकोलॉजी और एक फाइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। कि शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, लैमिनेरिया से। निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया कर आसानी से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वो कौन है? मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, यानी कीट को पकड़कर उसे अपने नाइट्रोजन को प्राप्ति करता है? कौन कौन है? नेपेंथिज, देखिए ड्रोसेरा भी उस तरह है। किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? विटामिन B12। देखिए कुछ विटामिन के रासायनिक नाम हम लोग जान लेते हैं। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का टेकोफेरोल। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। और विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन इसे बोला जाता है। चलिए, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002 में जारी किया गया था। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्यान करता है? तो कौन सा मॉडल व्याख्यान करता है? हैरिस-टोड्रो मॉडल। हैरिस-टोड्रो मॉडल। देखिए सूची में मिलान करना है। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। लेपाक्षी पेंटिंग ये कहाँ संबंधित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पट्टा चित्रकला ये उड़ीसा से। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र। कुछ और पेंटिंग दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। पिछवई पेंटिंग ये राजस्थान का पेंटिंग है। पटुआ कला पश्चिम बंगाल। कालीघाट पेंटिंग पश्चिम बंगाल। मंजूसा पेंटिंग बिहार। फड पेंटिंग राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किस मध्य संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। चलिए सूची को मिलान करना है। कहलगांव ये जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है कहाँ है? तो बिहार में है। खरगोन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में। कुडगी कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी। कार्ल मार्क्स ये इस पुस्तक के लेखक नहीं है। कार्ल मार्क्स लेखक हैं दास कैपिटल के। अगर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सन पुस्तक के लेखक की बात करें तो रिचार्ड रिकॉर्डो थे। कौन थे? रिचार्ड रिकॉर्डो। एडम स्मिथ जो उनका पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। जेम्स एकिंस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी दिए। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार मिडल थे। अफसफा पहली बार कहाँ लगाया गया? 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो 1963 में। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम आया था। जलीय जीव जो भारत का जलीय जीव है कौन? डॉल्फिन। ये 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित हुआ। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है?
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। एसबीआई की स्थापना की बात करें 1955 में हुआ था और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है बम्बई में है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन समिति की अनुशंसा पर हुआ था। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया गया था। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली तेलंगाना का एक गांव है। जीआई टैग की शुरुआत 1999 में हुआ था। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला सेट देख लेते हैं। अगला सेट है, वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो कौन था? सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिरों में कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? कौन है? विमान है। चोल वंश की अगर स्थापना की बात करें तो चोल वंश का स्थापना कौन किया था? विजाल्या ने किया था। देखिए भारत में 3 तरह की मंदिर शैली है। नागर शैली उत्तर भारत में, वैश्य शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली की बात करें तो ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? किसने की? अतीश दीपंकर ने। विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना की बात करें तो धर्मपाल ने किया था और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। चलिए मिलान करना है। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुई। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला 1663 में। सूरत की पहली लूट कब हुई थी? 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी। चलिए दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह के मकबरा की बात करें तो ये सासाराम में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। यह अकबर के द्वारा बनाया गया था गुजरात विजय के दौरान। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस खलबत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? सद्र उ सुदूर शामिल नहीं था। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय एवं 8 खंड हैं। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक एक चिकित्सक थे। भील सेवा मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एवी ठक्कर के द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए कथन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ये बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, ये भी सही है। यानी ये तीनों कथन सही है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। देखिए इसका बिगुल मंगल पांडे के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। मंगल पांडे की गिरफ्तारी 29 मार्च 1857 को हुई थी, जबकि मंगल पांडे को फांसी की जो सजा मिली थी 8 अप्रैल 1857 को मिली थी। देखिए कहाँ कहाँ से कोई लोग जो विद्रोह कर रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, बरेली से खान बहादुर और इलाहाबाद से लियाकत अली 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। और दिल्ली से बहादुर शाह, तो आप लोग जानते ही होंगे बहादुर शाह। चलिए ठीक है। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ से ही वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था और इनका निधन 2022 में हो गया। गीतांजलि गोरा ये पुस्तकें रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखे हैं। किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत 9 जनवरी 1915 को आए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? BR अम्बेडकर। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। संपूर्ण क्रांति की बात करें तो नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण।
सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? कहाँ हुए थे? तो संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया है? तो किसमें? भारत के राष्ट्रपति में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। जबकि राज्यपाल का जो शपथ है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में वो राज्यपाल बनेंगे वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। यह अनुच्छेद 36 से 51 में ये वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है और ये मूल कर्तव्य भाग 4 के का में वर्णित है और अनुच्छेद 51 के का में है। रूस से ये लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कितना है? 11, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लागू किया गया। उस समय मात्र 10 मौलिक कर्तव्य ही शामिल हुआ था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। चलिए, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? सुंगलू समिति तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सुंगलू समिति की जो गठन हुआ था 2010 में हुआ था और ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक रख सकता है। संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में है। संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोचित की जाती है? कोई भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। जनहित याचक का जन्म P.N. भगवती को माना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में लागू हुआ था, जबकि दूसरा राज्य जो लागू करने वाला था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा का दबाव के कारण होता है? तो कांक्रीट चट्टान का। देखिए, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है और अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम निकाला जाता है। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के लिए जाने जाते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर। लौटता हुआ मानसून से जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है तो कहाँ है? लघु हिमालय में पीर पंजाल है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए किया जाता है। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में होता है। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है? तो कौन है? चंद्रमा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? मेलार्ड अभिक्रिया। किस विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो गामा तरंगे में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। कौन से कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन। ये तीनों घटना से इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो केवलर का प्रयोग किया जाता है। प्रति ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो सीधे गैस से, देखिए प्रति ऊर्ध्वपातन की बात कर रहा है, प्रति ऊर्ध्वपातन। अगर ऊर्ध्वपातन रहा तो कुछ अलग हो जाता है, प्रति मतलब उल्टा की बात कर रहा है। तो प्रति ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? गैस से ठोस हो जाता है। जबकि सिर्फ अगर ऊर्ध्वपातन की बात करें, सब्लिमेशन की बात करें, ऊर्ध्वपातन की बात करें, तो कपूर, आयोडीन, नेपथलीन, ये सब ये क्या है? ये ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या बोल रहा है? प्रति ऊर्ध्वपातन बोल रहा है, इसीलिए ये गैस ठोस आंसर दिया है। ठीक है ना। अगर ऊर्ध्वपातन बोलेगा तो ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। चलिए अनुच्छेद अगला प्रश्न है 32। किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों के जांच में किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो जीवाणु के कारण होती है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो ह्यूमस का। अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका होती है? वैसोप्रेसिन की भूमिका होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो 2। धमनी से शुद्ध रक्त और शिरा से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए, कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है। ऑटो वॉन ग्यूरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वायु पंप के आविष्कार के लिए। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। अल्प विधि में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड। किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसके नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? तो टैगा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन आयाम नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति, पहुंच, योग्यता, ये आयाम नहीं है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1960 से 61। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है कितना? 15%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। नाबार्ड बैंक की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था। कुछ संरक्षित क्षेत्र है कावेरी बेसिन में स्थित, इसे देख लेते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। देख लेते हैं कावेरी बेसिन में स्थित कौन कौन है? तो कौन कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा कौन कौन है, तो याद रखिएगा कि कावेरी बेसिन में जो स्थित जो आपका संरक्षित क्षेत्र है वो कौन कौन है? तो ऑप्शन सी है। कौन कौन है? ऑप्शन सी। देखिए ये सतमंगलम हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? नागरहोल हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? वायनाड हो जाएगा। पापीकोंडा ये आपका नहीं होगा, पापीकोंडा नहीं होगा, ठीक है ना। ये कावेरी ऑप्शन, इसका आंसर जो हो जाएगा सी, केवल नागरहोल, उसके बाद सतमंगलम और वायनाड, ये जो तीनों है ना कावेरी बेसिन पर स्थित है, जबकि पापीकोंडा ये कावेरी बेसिन पर स्थित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो 50 का जो आंसर है ना वो आपका सही दिया हुआ है,
जो आंसर जो टिक आउट किया है बिल्कुल सही है। नागल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में। ये ऑप्शन सी होगा। इसमें 1, 3 और 4 जो आंसर दिया हुआ यही होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ उसे एक बार देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा है। आग का आविष्कार, देखिए आग पूरा का पूरा जला देता है, तो आग पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ या यव था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला जो धातु था तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सूतकाता था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। चलिए आज ये दोनों सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से जुड़े हुए रहिए और आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या सुधार होना चाहिए आप लोग बता सकते हैं। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए और इसे 1 बार या 2 बार वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को डिस्कशन के साथ साथ क्वेश्चन भी याद हो जाए। धन्यवाद।